हेलो एवरीवन। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फोर्सेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बल। ऑल राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फोर्स बोलते हैं किसको है। ओके, ऑल राइट। लेट्स से यू हैव ए बॉडी लाइक दिस, पार्टिकल थोड़ा हैवी है, तो इसको आपको कहीं दूसरी जगह लेके आ जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। तो दो तरीके से हम जनरली चीज़ों को लेके जाते हैं, या तो इसे रस्सी बांध के इसे खींचो, मतलब पुल, या फिर इधर बंदे बैठा दो और उनको बोलो पुश करो। जैसे गाड़ी, कभी कभार पुरानी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि धक्का देके स्टार्ट करते थे, जंप स्टार्ट, बैटरी डेड हो जाती थी। तो ओके, सो इफ यू पुश ए बॉडी यू एक्सर्ट ए फोर्स अवे फ्रॉम योर सेल्फ, मतलब आप कोई पार्टिकल या बॉडी को पुश करते हो तो आप एक फोर्स अप्लाई करते हो अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर। ओके, एंड व्हेन यू पुल यू एक्सर्ट ए फोर्स टुवर्ड्स योरसेल्फ। मान लीजिए आपने किसी पार्टिकल को इस तरफ अपनी तरफ खींचना है, तो फोर्स आप किस तरफ लगा रहे हो, अपनी साइड। ओके, ऑल राइट। सो ये तो हो गई अपने लिविंग बॉडीज की, हम कैसे एक्सर्ट करते हैं फोर्स को अपनी तरफ या अवे। माय क्वेश्चन इज, कैन नॉन लिविंग बॉडीज नॉन लिविंग बॉडीज exert a force? पहला इंट्यूशन से सवाल, मतलब ऐसा आंसर आता होगा कि नो, नॉन लिविंग कैसे किसी चीज को खींचती होगी, बट यू आर रॉन्ग। ओके, नॉन लिविंग कैन ऑल्सो exert a force. Let's take some एग्जाम्पल्स। ऑल राइट, मान लीजिए आप राजस्थान गए। ओके, वहां धूल भरी आंधियां चलती है, ऐसे स्टॉर्म, तूफान आ गया, है ना। मान लीजिए वेस्ट ईस्ट ऐसे तूफान की दिशा है, तो आप तूफान की दिशा में एक फोर्स फील करोगे, आपको लगेगा कोई मुझे धक्का दे रहा है। तो क्या हो रहा है, इफ वी स्टैंड इन ए ग्रेट स्टॉर्म वी फील दैट द विंड इज एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन अस। इस दिशा में, जिस दिशा में विंड चल रही है उसी दिशा में एक फोर्स हमें फील हो रहा है। तो नॉन लिविंग बॉडीज ऑल्सो कैन एक्सर्ट ए फोर्स। ओके, अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं नॉन लिविंग में ही। मान लीजिए मेरा एक कोई हिंज है इधर, और मैंने यहाँ से ली एक रस्सी और यहाँ पे बांध दिया लार्ज पार्टिकल। ठीक है, ऑल राइट। व्हेन वी सस्पेंड ए हेवी ब्लॉक फ्रॉम ए रोप, तो द रोप होल्ड्स द ब्लॉक जस्ट एज ए मैन कैन होल्ड इट इन एयर, है ना। जैसे हम किसी, कोई आदमी इस पार्टिकल को हवा में रखता है ना, अपने सर पे रख दिया मान लो, वैसे ही ये रोप भी इसको हवा में खींच कर रखती है। तो ये भी ब्लॉक को ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करती है। और आप देखिए, आपने बालों में कंघी करी है ना, तब भी आपका कॉम्ब है ना, कंघी करने के जस्ट बाद, कंघी करने के जस्ट बाद आप कॉम्ब को, कंघे को छोटे छोटे पेपर के जो पीसेज होते हैं ना, पेपर के, उसके पास लेके जाइए, तो वो कॉम्ब है ना उन पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऑल राइट, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल कि फोर्स क्या है और क्या चीज़ है। मतलब फोर्स इज लाइक काइंड ऑफ पुलिंग और पुशिंग बिहेवियर। तो ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है न्यूटन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
ऑल राइट। और फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरेक्शन है। एक फोर्स पर एक पार्टिकल हो, मान लो मेरे पास एक ही ब्लॉक हो, ब्लॉक ए, अब इसके आसपास कुछ है ही नहीं, तो आप क्या बताओगे कि कौन इस पर फोर्स लगा रहा है या नहीं? तो ये क्या है, ये दो ब्लॉक या पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स के बीच का क्या है, इंटरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके। अब आपके पास दो सवाल आ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। फॉर एनी फोर्स यू मे आस्क टू क्वेश्चंस, हु एक्सर्टेड दिस फोर्स? इस इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कौन किस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, दूसरा सवाल। और हाँ, पहला था कि कौन सा ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, और दूसरा सवाल है विच ऑब्जेक्ट वॉज दिस फोर्स एक्सर्टेड अपॉन, है ना, किस पर ये फोर्स लगा और कौन लगा रहा है। मान लीजिए ऐसे एक टेबल बनाते हैं। ओके, ये टेबल, टेबल के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया। अब ये ब्लॉक जो है, टेबल इस ब्लॉक पर इतना फोर्स लगाती है कि ये इसको होल्ड कर सके और टेबल नीचे ना जाए, ठीक है ना। और ये ब्लॉक जो है टेबल के नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है। ऑल राइट। और तो इसको हम बोल सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन, ये सेम होते हैं, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। तो ब्लॉक जो है टेबल के ऊपर है, तो इसका मतलब है जितना ब्लॉक टेबल को नीचे की तरफ पुश कर रहा है इक्विलिब्रियम में, टेबल भी उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी, ठीक है ना। तो ये अगर आप देखोगे ना, तो आपने देखा होगा कि एक एम जी करके फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें इसी में पढ़ेंगे। तो जो एम जी है वो एन के बराबर होगा। ऑलराइट। अब हमने एक चीज़ और पढ़नी है कि जो फोर्स है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि फोर्स जो है किस दिशा में लग रहा है। अगर इफ मोर देन वन फोर्सेस act on a particle, we can find the resultant force using the laws of vector addition। तो फोर्स में क्या होता है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर टेस्टेस Fn वेक्टर, ये वेक्टर एडिशन का जो लॉ है उसी से हमें ऐड करना है। क्या क्या समझे, मान लीजिए एक ब्लॉक, इस पर इस तरफ बंदे मान लीजिए N1 मतलब मैग्नीट्यूड से खींच रहे हैं, और इस तरफ जो है वो N2 से। अब आपको वेक्टर जोड़ना है कि टोटल फोर्स कितना हुआ। तो हम ऐसे करेंगे N1 का वेक्टर प्लस N2 का वेक्टर, है ना। तो वेक्टर में N2 एक दिशा को पॉजिटिव लो, दूसरी की नेगेटिव, तो ऐसा हो जाएगा N1 मान लो परिमाप है माइनस N2, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन मैटर करती है। ऑल राइट। और ये आपको एक्शन रिएक्शन का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि अगर इफ ए बॉडी ए exerts a force on B, the B also exerts a force on A, ठीक है ना। So like we saw in the tables example, right, the table exerts a force on the block to hold it, and the block exerts a force on the table to press it down। all right, okay, okay, तो हम आगे बढ़ते हैं।
और कुछ और बातें करते हैं। अच्छा, अभी जस्ट मैंने एक चीज़ बताई थी, उसको रिपीट कर रहा हूँ। क्या? कि न्यूटन का थर्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन अभी हमने बात की, उसका सार है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मतलब, और वो इक्वल अमाउंट में। सो मैं अगर डेफिनेशन पढ़ूं तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ ए बॉडी ए exerts a force F vector on another body B, object A exerts a force F vector on object B, ठीक, then B exerts a force F minus F vector, मतलब उल्टी दिशा में सेम मैग्नीट्यूड का। ओके, और किस दिशा, कौन सी लाइन ऑफ एक्शन में मतलब फोर्स लगता है किस दिशा में, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये हमेशा ये जो जॉइनिंग लाइन है ना किसी ऑब्जेक्ट के बीच की, ये वाली, इसके अलोंग फोर्स लगता है, ठीक है, ये वाली जॉइनिंग लाइन, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। ऑलराइट, तो एक फोर्स को हम मान लीजिए एफ वेक्टर को हम एक्शन बोल रहे हैं, माइनस एफ को क्या बोलेंगे, रिएक्शन, की जितना फोर्स ए लगाएगा उसका सेम मैग्नीट्यूड, समान मात्रा में उल्टी दिशा में फोर्स लगेगा, मतलब रिएक्शन। ऑलराइट। अच्छा, नेचर में जो है देर आर लाइक 4 कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस, कैटेगरी इन नेचर। पहली कैटेगरी क्या है, ग्रेविटेशनल, इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड कैटेगरी है न्यूक्लियर फोर्सेज। फोर्थ है वीक फोर्सेज, मतलब कमज़ोर, जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लिजिबल है। तो पहला टॉपिक तो यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज क्या है, ठीक है। ऑल राइट, एनी टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेज, कि दो मेरे पास बॉडीज है जिनका मास है m1 और m2, वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है। m1 क्या चाहेगा कि m2 उसके पास आ जाए, m2 क्या चाहेगा, m1 पास आ जाए। इसमें देखो हमेशा अट्रैक्शन की बात होगी, रिपल्सन की बात नहीं होगी, ठीक है ना। और ये फोर्स क्यों लग रहा है, बाय अट्रैक्शन बाय वर्च्यू ऑफ मासेज, कि जस्ट बिकॉज दो ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। ऑल राइट, तो उसका फॉर्मूला अभी आप लिख दीजिए, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस बीच की, ठीक है। m1 m2 क्या है, they are the masses of the particles and r is the distance between them, and what is g, capital G, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये जो दो बॉडीज है वो एक दूसरे पर F इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर जितना फोर्स लगाती है।
अच्छा, अब तो कुछ ना टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आसान रहेगा बाद में। अच्छा, ये क्या है? एफ वेक्टर आई जे, इसको डिनोट क्या करते हैं? इसको ऐसे करते हैं, फोर्स ऑन ith पार्टिकल, ओके, force on ith particle of first body due to jth particle of second body। मतलब सीधी भाषा में अगर याद रखना चाहो, एफ आई जे मतलब आई, पहली जो टर्म है ना, इसका मतलब इस पर लग रहा है फोर्स, आई पर, इसके द्वारा, जे के द्वारा। ऑलराइट, अब ये क्या सीन है? पार्टिकल ऑफ फर्स्ट बॉडी, पार्टिकल ऑफ सेकंड बॉडी। देखो, कभी कभार क्या होता है ना, बॉडी है ना, हम ऐसे, हम जैसे ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई और बॉडी है, उसमें एक ही तरीके के पार्टिकल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल। तो हमें इक्विलिब्रियम या फिर कोई पार्टिकल जो है वो एकदम शेप में हो, गोलाकार, फिर हमको उसको हम पॉइंट मास टाइप मान सकें, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि उस बॉडी के किस पार्टिकल के द्वारा फोर्स लग रहा है। जैसे हम लगाते हैं फोर्स हाथों से, मान लीजिए पैरों से, है ना, समथिंग लाइक दिस। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम सिमेट्रिक बॉडी एज्यूम कर लेते हैं। जैसे अर्थ को क्या एज्यूम किया जाता है कि एक स्फेरिकल सिमेट्रिक बॉडी है, लेकिन असल में सिमेट्रिकल नहीं है, जियोइड टाइप शेप है अर्थ की, अर्थ लाइक। तो हम क्या मानते हैं कि ये गोलाकार सिमेट्रिकल बॉडी है, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो ही रही है, तो इसमें देख लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्मॉल बॉडीज बाय अर्थ कितना है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म आप सीख लीजिए, इसका नाम है ग्रेविटी, है ना। एक मिनट, ग्रेविटी क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth on other objects is called gravity। force of attraction exerted by earth on other objects, ठीक है। मान लीजिए अर्थ क्या है? होमोजेनस स्फीयर ऑफ रेडियस आर है, ठीक है। अर्थ की रेडियस क्या है? कैपिटल आर, ठीक है। और मास क्या है? एम। और आर की वैल्यू रफली क्या है कैलकुलेटेड? 6400 किलोमीटर, ओके। और मास क्या है? ये याद रखो, कभी भी आ सकता है ऐसा, एटलीस्ट इतना तो याद होना चाहिए। और ये मास 6 × 10⁻24 kg है। अज्यूमिंग द अर्थ इज सिमेट्रिकली स्फेरिकली सिमेट्रिक, मतलब गोला है एक तरीके से, कहीं से ऐसे अर्थ का जैसे ना प्योर गोला नहीं है, स्फेरिकल, बट हम मानते हैं फिजिक्स में कैलकुलेशन के लिए। ऑल राइट, इसके सरफेस के ऊपर है ना, मैंने एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया, मास एम। अच्छा, अब इस पर क्या फोर्स लगेगा? इस पर लगेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स, डाउनवर्ड, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, सही है। और
ये जो एक चीज है, स्मॉल m को हटा दूं मैं, कैपिटल जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये क्या है? कांस्टेंट है। जी तो पहले से ही कांस्टेंट था, एम भी कुछ वैल्यूज है, कोई चेंज नहीं होगी मास ओवरनाइट, और रेडियस भी चेंज नहीं होगी। ये क्या है? कांस्टेंट। ऑलराइट, और इसको हम बोलते हैं डिमेंशन ऑफ, एक्चुअली इट हैज द डिमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन देखा होगा ना, त्वरण, जो हमने लिखा था त्वरण या एक्सीलरेशन। तो जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर क्या है? इसकी डिमेंशंस जो है, एक्सीलरेशन की डिमेंशंस होती है। सो इट इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ऑल राइट, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल जी से। स्मॉल जी इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो ऐसे बन जाएगा, जी एम, है ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एम जी। ऑल राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम जी। ये जी है ना, इट इज नॉट इक्वल टू कैपिटल जी, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है ना, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो सिंप्लिसिटी के लिए कभी कभार हम 10 भी कर देते हैं, और ये सवाल में दे रखा होगा, अदरवाइज यू यूज ऑलवेज 9.8। ऑल राइट, अब बात करते हैं सेकंड। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक फोर्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसको ई एम भी बोल सकते हो शॉर्ट में। तो अगर मान लो कोई पार्टिकल्स है M1 M2, इन पर एक फोर्स तो लगता ही है, कौन सा? ग्रेविटेशनल, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। But over and above this gravitational force, the particles may exert upon each other electromagnetic forces. If two particles having charges Q1 and Q2, मान लीजिए दो पार्टिकल्स में चार्जेस भी हैं, आवेश, तो उस पर कौन सा फोर्स और लगता है? ये मिला था हमें कूलम्ब्स 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 लॉ। इन्होंने क्या बताया कि अगर दो पार्टिकल है, उनके ऊपर चार्जेस Q1 Q2 है, तो उन पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? आर। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वैल्यूज, मतलब फॉर्मूला मिल गया। इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, कभी इसको के लिख देंगे, कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और कुलाम्स लो है ना, इट इज नॉट ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज बोथ रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। किस केस में होगा? मान लो प्लस क्यू है, या फिर माइनस क्यू है, ये क्या है? रिपल्सिव। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, वो रूल होता है इसमें, ठीक है। अगर एक दोनों आवेश
अलग अलग साइन के हैं प्लस माइनस, तो ही अट्रैक्टिव होते हैं। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या पढ़ा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स मैं लिख देता हूं ताकि आप याद रखो, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि दो सरफेस है। अच्छा, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। अगर मान लीजिए दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल्स की सरफेसेस कांटेक्ट में है, व्हेन वी पुट टू बॉडीज इन कांटेक्ट विद ईच अदर, द एटम्स एट द टू सरफेसेस कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, द चार्ज्ड constituents of the atoms of the two bodies exert great forces on each other and a measurable force results out of it। ठीक है, इसका एक डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक टेबल बनाई मैंने। ये टेबल बना रहा कोशिश कर रहा हूँ ऐसे, जो भी। ठीक है, अब इसके ऊपर एक मैंने बुक रख दी या कुछ और रख दी। ठीक है ना, अब देखो टेबल जो है इस बुक या ऑब्जेक्ट को, ब्लॉक को क्या करती है, ऊपर की तरफ एफ लगाती है, फोर्स। और ये पार्टिकल जो है ये टेबल को नीचे की तरफ धकेलता है सेम एफ अमाउंट से। ठीक है, ये फोर्स जनरेट कैसे होता है? ठीक है ना, ये तो एक्शन और रिएक्शन का फोर्स हो गया। मान लीजिए क्या होता है ना कि एक बॉडी है, दूसरी बॉडी के ऊपर एक बैठी है, तो इन दोनों की एक कांटेक्ट जो सरफेस है वो टकराएगी, राइट? कांटेक्ट सरफेस है ये। तो जो चार्ज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना एटम्स के, इसके भी इस कांटेक्ट की तरफ आएंगे, नीचे वाली बॉडीज के भी इस तरह ऊपर इस कांटेक्ट ऑफ सरफेस जो है वहां पे जाएंगे, और इनके एटम्स एक दूसरे की बॉडी पे बहुत बड़ा फोर्स लगाएंगे, और एक मेजरेबल फोर्स है वो इनके रिजल्ट से बाहर आता है। तो हम ये कह सकते हैं, वी से दैट द टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट exert forces on each other। Okay, when you place a book on table like this, the table exerts an upward direction on the book to hold it। Okay, this force comes from the electromagnetic acting forces acting between the atoms and molecules of the surface of the book and the table। मतलब जब आप किसी बुक को एक टेबल के ऊपर रखते हो तो टेबल क्या करती है, उस बुक के ऊपर की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। फोर्स कहाँ से आया? ये फोर्स आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं किसके बीच में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द बुक एंड द टेबल। टेबल के जो एटम है, टेबल और बुक के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है ना, उसकी वजह से ये ऊपर की तरफ फोर्स आता है। ठीक है, ऑल राइट। And generally the forces between the two objects in contact are common normal perpendicular to the surface। जनरली क्या करते हैं, हम ऐसे लेंगे कि जो सरफेस होती है ना उसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करके हम देखेंगे कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर हम एक नॉर्मल क्रिएट करेंगे, ये नॉर्मल है, ये फोर्स है। ठीक है ना, एंड so generally the forces between the two objects in contact are along the common normal to the surfaces of contact and is that of a push or repulsion। या तो पुश होगा या रिपल्शन होगा। ठीक है, दस टेबल क्या करेगी, वो बुक को अपने दूर धकेलेगी अपवर्ड, एंड बुक क्या करेगी, अपने से दूर टेबल को धकेलेगी। तो दोनों ही कोर्सेज, दोनों ही
इस कंडीशंस में ये जो कांटेक्ट लाइन है ना सरफेस के बीच में, एक ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर बैठा है जो, वो अपने से दूर की तरफ, जैसे ये बुक है, टेबल को क्या कर रही है, ये कांटेक्ट सरफेस है, जैसे यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, अपने से दूर की तरफ एक फोर्स जनरेट कर रही है। अगर मान लीजिए ये कांटेक्ट सरफेस है, अब मैं टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, यहाँ पे एक टेबल पड़ी है, ये अपने से दूर की तरफ ऊपर वाली जो बुक है उसको धकेलेगी। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा ये जो फोर्स है वो रिपल्सन या अवे फ्रॉम होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, कुछ फोर्सेज ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्मूथ सरफेस नहीं है, ऐसे है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर अगर ब्लॉक पड़ा है तो इस ब्लॉक को ये इधर उधर मूवमेंट से रोकने के लिए नीचे ना पैरेलल, एक हमने क्या बात की अभी, परपेंडिकुलर है ना, इस सरफेस के एक पैरेलल भी फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, घर्षण हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। वो मैटर करता है कि सरफेस स्मूथ कितनी है ना। जनरली हम लोग कभी कभार हम क्या करेंगे, वी एज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शनलेस surfaces which can exert forces only along the direction perpendicular to them, perpendicular मतलब ऐसे 90 डिग्री। ऑल राइट, अब दूसरा केस लेते हैं, टेंशन इन ए स्ट्रिंग टेंशन इन ए स्ट्रिंग और ए रोप, ठीक है ना, किसी रस्सी है उसमें तनाव कितना आएगा, ठीक है। रस्सी में तनाव, सो टेंशन इन ए स्ट्रिंग और ए रोप। मान लीजिए दो बंदे हैं, टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा, टग ऑफ वॉर होता है क्या है, इसमें क्या करते हैं, इस तरफ एक बंदा होता है, ठीक है, और रस्सी इस तरफ से पकड़ा हुआ है, दूसरी साइड से एक बंदा है, वो इस तरफ खड़ा हुआ है, और ये एक दूसरे की तरफ स्ट्रिंग या रस्सी को खींचते हैं। मतलब रस्सा कसी या टग ऑफ वॉर में क्या होता है, दो बंदे रस्सी के दोनों सिरों को पकड़ के खींचने की तरफ, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू पुल द रॉप ऑन देयर रेस्पेक्टिव साइड। तो इसमें क्या होता है ना, रॉप बिकम्स टाइट, ये टाइट हो जाती है, ठीक है, और उसमें लेंथ में ना स्लाइटली इंक्रीज आ जाता है। पहले मान लीजिए लेंथ एल थी, तो ये बढ़कर हो जाती है एल प्लस डेल्टा एल, मतलब थोड़ा डेल्टा चेंजेस आ जाता है। और मैनी ऑफ द टाइम्स दिस इंक्रीज इज वेरी स्मॉल एंड गोज अनडिटेक्टेड, सो सच ए स्ट्रेच्ड, ये जो तनी हुई रस्सी है, इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ टेंशन, कि भाई जब ये रस्सी तन जाती है ना, इसको बोलते हैं तनाव आ गया, है ना, ठीक है। ओके, तो ये होता कैसे है, इसको और थोड़ा दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लीजिए एक कोई छत का या कुछ भी सीलिंग है, छत है, उससे हम क्या करते हैं, एक रस्सी से रस्सी के नीचे क्या कर देते हैं, एक ब्लॉक बांध देते हैं। पहले रस्सी बांधी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक बांध दिया लार्ज हेवी, तो ये क्या करेगा, इसमें भी होगा सेम ही चीज, रस्सी तन जाएगी, ठीक है ना, और इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ यहाँ पे होल्ड करके रखेगी। कैसे, तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना स्ट्रिंग का, इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना,
ये क्या करते हैं, ब्लॉक के जो इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, इनके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ द स्ट्रिंग नियर द लोअर एंड exert forces on the electrons and protons of the block, and the resultant of these forces is the force exerted by the string on the block। तो ये इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचेगी रस्सी, ठीक है ना। सो यही वो रिजल्टेंट फोर्स है, या इट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस which supports the block and prevents it from falling। यही ऐसा फोर्स है जो इस ब्लॉक को नीचे गिरने से बचाता है, ठीक है ना। और ए स्ट्रिंग और रोप अंडर टेंशन exerts electromagnetic forces on the body attached at the two ends to pull them। उसको ऊपर की तरफ खींचने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाती है। अच्छा, अब तीसरा सिनेरियो लेते हैं जिसमें फोर्स जो है स्प्रिंग की ड्यू टू ये स्प्रिंग लगता है कि एक स्प्रिंग आपने देखी होगी। स्प्रिंग क्या होती है, एक कॉइल। सो एक मेटेलिक वायर है, मान लो ऐसे, इसको मैं ऐसे गोल 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 कॉइल बना दूं, है ना, तो इट बिकम्स ए स्ट्रिंग। इसको हम स्ट्रिंग बोल देते हैं, ठीक है। ओके, मान लो इसको एक सिरे को मैंने इधर से बांध दिया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है दोनों सिरों के बीच की, इसको हम बोलते हैं इसकी नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ एल, ठीक है, सही है। हर स्प्रिंग की एक अपनी नेचुरल लेंथ होती है। एवरी स्प्रिंग हैज इट्स ऑन नेचुरल लेंथ। और इस स्प्रिंग को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। कैसे, मान लो मैंने इसको खींचना शुरू किया तो इसमें थोड़ा खिंचाव आएगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। आप स्प्रिंग को ऐसे खींच सकते हो ना। और इसको स्प्रिंग को ऐसे भी कर सकते हो, मान लीजिए कंप्रेस, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, इस तरफ फोर्स लगा रहा हो तो क्या हो गया, कंप्रेस हो गई, कंप्रेस। ऑलराइट, और यहाँ क्या हो रहा है, स्ट्रेच, है ना, ठीक है। व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच stretched it pulls the body attached to its ends। अगर हम इसको खींचते हैं तो ये अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए बाहर की तरफ खींचेगी, ठीक है ना। और जिस एंड से बंधी हुई है उससे दूर की तरफ, और मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो इस एंड की तरफ इसको पुश करती है, ठीक है ना। ऑल राइट, अगर मान लो इफ द एक्सटेंशन, मतलब ये जो एक्सटेंशन है डेल्टा एल, और ये जो कंप्रेशन हुआ, इट इज नॉट टू लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इफ मैं लिख ही देता हूँ, इफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन नॉट टू लार्ज, तो क्या कंक्लूजन है कि द फोर्स एक्सर्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ लेंथ। या अगर एल की जगह आप एक्स ले लो, जनरली हम एक्स लेते हैं, ठीक है ना, मैं हर जगह एक्स कर रहा हूं। तो यहाँ पे भी एक्स किया जा सकता है। मतलब अगर स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा खींचा या कंप्रेस नहीं किया गया है तो जो फोर्स एक्सर्ट करती है स्प्रिंग, वो क्या करेगी, वो अपने जो एक्चुअली कंक्लूजन ये है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल
टू द चेंज इन इट्स लेंथ, ठीक है ना। तो इसको अगर प्रोपोर्शनल को मैं हटाऊं तो एफ इक्वल टू के एक्स, ठीक है ना, सॉरी के डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं के एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो मान लीजिए इफ द स्प्रिंग हैज एक्स लेंथ, है ना, आफ्टर कंप्रेशन और एक्सटेंशन, एक्स नॉट इज नेचुरल लेंथ। ओके, तो अब एक चीज हमें समझने की है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो ऐसे होता है, मान लो एक स्प्रिंग है, इसको आप खींच रहे हो इस तरफ, तो ऑल बॉडीज इन, मतलब फिजिकल फिनोमेना, दे ट्राई टू कम टू देयर स्टेबिलिटी। तो अगर खींचोगे तो वापस फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ताकि वो स्प्रिंग अपनी वापस नेचुरल लेंथ में आ जाए। अगर मान लो स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस किया हो, मतलब हम पुश कर रहे हैं स्प्रिंग को ऐसे, तो स्प्रिंग चाहेगी ना वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आए। तो ये हो गया एफ वेक्टर। तो ये जो मूवमेंट है, एक्सटेंशन है या कंप्रेशन है, उसके अगेंस्ट फोर्स लगता है। इफ द स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड द फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स सेंटर, है ना। इफ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। ओके, ये प्रोपोर्शनलिटी, ये जो के है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड इसको हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन और कंप्रेशन। ऑल राइट, तो हम है ना ऐसे लिख सकते हैं एफ इक्वल टू, कभी कभार ऐसे लिखेंगे कि डेल्टा एक्स, ठीक है। नेगेटिव क्यों है, वो ऑपोजिट डेल्टा एक्स चेंज है ना, उसकी ऑपोजिट में हम लोग इसकी डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। ऑल राइट, अब चीज आती है नेक्स्ट, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेज। थर्ड टाइप ऑफ फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेज। ओके, न्यूक्लियर फोर्सेज में क्या होता है, मान लीजिए, सॉरी, यू आर टॉकिंग अबाउट एटम्स, लेट्स से ईच एटम कंटेन्स ए सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई भी एटम है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर्टन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहरी कक्षाओं में घूमते हैं ऐसे, ठीक है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऐसे, मान लीजिए कक्षाओं में। तो सबसे छोटा पॉइंट होता है ना, वो होता है कि न्यूक्लियस, नाभिक बोलते हैं जिसको। ये क्या है, न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और मजे की बात ये कि न्यूक्लियस जो है ना, वो एटम का 10⁻⁴ मीटर क्यूब वॉल्यूम ही
कवर करता है या ऑक्यूपाई करता है। और एटम इटसेल्फ हैज ए वॉल्यूम अराउंड, एटम का जो वॉल्यूम है वो क्या है, एटम का वॉल्यूम 10⁻⁻³ मीटर, मतलब नाभिक जो है न्यूक्लियस इज 1/10⁻21 गुणा एटम, मतलब एटम से 10⁻21 टाइम्स छोटा है। फिर भी जो एटम में जो मास होता है ना न्यूक्लियस में, वो पूरे एटम का 99.98% मास न्यूक्लियस के अंदर होता है खाली। कक्षाएं लगभग खाली होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे हैं। इट इज़ लाइक सोलर सिस्टम, जिसमें जो अपना सन है वो इतना बड़ा है कि वो 99% कवर कर देता है पूरे सोलर सिस्टम का, इतना बड़ा है। कैन यू इमेजिन द स्केल और मैग्नीट्यूड। ओके, लेट्स गेट बैक टू न्यूक्लियर फोर्सेज। तो एटॉमिक जो न्यूक्लियस है ना, वो नॉन रिएक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वो एक स्टेबल पार्टिकल है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा, एक बेयर न्यूक्लियस, एक सिर्फ न्यूक्लियस मिलेगा। हीलियम है, मान लो हीलियम क्या है, हीलियम के अंदर कुछ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने भगा दिया और इसके अंदर लास्ट में क्या बचा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए हीलियम एटम एटम वी गेट द बेयर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम विच इज कॉल्ड एल्फा पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं एल्फा। अगर मान लो हीलियम से आपने दोनों इलेक्ट्रॉन भगा दिए तो हमें क्या मिल गया, एल्फा पार्टिकल। और जो एल्फा पार्टिकल है ना, it is a stable object, and once created it can remain intact until it is not made to interact with other objects। ये तब तक स्टेबल रह सकता है जब तक इसको हम किसी दूसरे के साथ इंटरेक्शन ना कराए। ओके, तो अल्फा पार्टिकल में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन 2 होते हैं, ठीक है, 2 प्रोटॉन पॉजिटिव, 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, ये न्यूट्रल होते हैं, इसमें कोई आवेश नहीं होता, नो आवेश, तो नो चार्ज। प्रोटॉन में 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और मजे की बात है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में जो मैग्नीट्यूड होता है ना, चार्ज, वो सेम होता है, बट इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। दोनों, अगर 2 पॉजिटिव प्रोटॉन है तो जिनमें 2 प्रोटॉन है जिनमें ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। भाई भाई कभी ना एक साथ नहीं टिकते, ठीक है ना। ऑल राइट, सेम सेम क्या करेंगे, दे विल रिपल ईच अदर। न्यूट्रॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ओनली प्रोटॉन विल ट्राई टू रिपल ईच अदर, दे विल रिपल ईच अदर ड्यू टू द कूलम्ब फोर्स। कौन सा, कि प्रोटॉन प्रोटॉन अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस। एंड न्यूट्रॉन्स विल बी साइलेंट स्पेक्टेटर्स, जैसे हम न्यूट्रॉन है नाभिक में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों दोनों को, ये आपस में लड़ रहे हैं, ये अपना आराम से देख रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रॉन है वो तो साइलेंट स्पेक्टेटर्स है, और प्रोटॉन है, दे विल रिपल ईच अदर ड्यू टू द कूलम्ब्स फोर्स एंड दे विल ट्राई टू ब्रेक द न्यूक्लियस। फिर सवाल होता है कि ये कूलम्ब फोर्स जो है, व्हाई डज द कूलम्ब फोर्स फेल टू ब्रेक द न्यूक्लियस। जब 2 प्रोटॉन आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है ना। कैन इट बी द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स विच कीप्स द न्यूक्लियस बाउंड। ओके, ठीक है। सो ऑल द protons and so this is the question, so all the protons and the neutrons will take part in this attraction but if calculated, मतलब जैसे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई, हम ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे प्रोटॉन 2 आपस में लड़ रहे हैं,
उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कूलम्ब्स फोर्स लग रहा है वो इतना लग ही रहा है, तो फिर न्यूक्लियस टूटता क्यों नहीं? क्या ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको बांध के रखता है न्यूक्लियस को? ठीक है ना? ओके, बट लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि जो भले ही न्यूट्रॉन कूलम्ब्स फोर्स में काम नहीं करता क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में तो पार्टिसिपेट करेगा। बट लोगों ने ये निकाला कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ड्यू टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है कंपेयर टू कुलोम्ब्स रिपल्शन। ये क्या है? नेग्लिजिबल कंपेयर टू कुलोम्ब्स रिपल्शन। ओके, तो हो सकता है कि कोई थर्ड काइंड ऑफ फोर्स लग रहा हो ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड अबाउट द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो इनफैक्ट इट इज ट्रू कि एक थर्ड काइंड ऑफ फोर्स भी यहाँ काम करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेज। ओके, and it gets and the nuclear forces are exerted only if the interacting particles are proton, neutron or both. न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन या मतलब पार्टिसिपेटिंग जो भी पार्टिकल्स है वो प्रोटॉन होने चाहिए या न्यूक्लियर होने चाहिए, न्यूट्रॉन होने चाहिए। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लग सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के बीच में आपस में लग सकता है। ठीक है ना? ऑल राइट, बट ये जो है बस मैं समझाने के लिए बता दिया मैंने न्यूक्लियर फोर्स, इसका इतना रेलेवेंस हमारे आगे के चैप्टर्स में नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ काइंड ऑफ फोर्स विच इज वीक फोर्स। वीक फोर्सेज होते हैं जैसे कि प्रोटॉन की बात हो गई, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, न्यूट्रॉन की बात हो गई। These kind of forces is another kind of like forces is encountered when reactions involving protons, electrons and neutrons take place. A neutron can change itself into a proton and simultaneously emit an electron and a particle called anti-neutrino. Anti-neutrino कैसे बनता है? न्यूट्रॉन अब खुद को क्या करता है? प्रोटॉन में बदल लेता है। कैसे? वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा। ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। दिस इज कॉल्ड बीटा नेगेटिव डिके। सो ये वीक फोर्सेज का मतलब यही है कि ये जो अणु परमाणु एटम्स के लेवल पे जो फोर्सेज होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल या न्यूक्लियर फोर्सेज से थोड़ा अलग होते हैं और इनकी जो रेंज है बहुत ही स्मॉल होती है। आप देख सकते हो कि इसका नाभिक या न्यूक्लियस का हमने वॉल्यूम कितना निकाला था। एटम को खुद का ही वॉल्यूम 10⁻⁻23 मीटर क्यूब होता है, राइट? और ये है न्यूक्लियस का वॉल्यूम, तो इनकी रेंज बहुत कम होती है। ठीक है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम होता है। तो इनको भी हम ज़्यादा मतलब अपने आगे आने वाले टॉपिक्स में इन फोर्सेस का थोड़ा कम ही जिक्र करेंगे। तो ये था ऑल अबाउट फोर्सेज, और आगे जाकर हम इनका उपयोग देखेंगे कहीं ना कहीं। ये चैप्टर काइंड ऑफ एक आपको एक बेस देने के लिए था कि फोर्सेज ओवरऑल क्या है। नेक्स्ट चैप्टर हम जब पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो देखते हैं कि हम उन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे कि फोर्सेज कैसे एक्शन रिएक्शन हम यूज करने वाले हैं, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाएंगे। तो डायरेक्शन वगैरह जो हमने आज इसमें सीखी है, कैसे हम लोग फोर्सेज का एक वेक्टर एडिशन वगैरह करेंगे।
तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है। I hope the chapter was useful, okay, and informative. So I am looking forward to the next chapter. Thanks again. Bye bye.